इतिहास लेखन की कसौटी पर खरे न उतरें अथवा जिन्होंने इसे लिखा है उन्हें इतिहास कार्य के शिल्प विधान का ज्ञान न हो, किंतु उन्हें अपने कार्य के प्रयोजन और स्वयं इतिहास के प्रयोजन की पूरी जानकारी थी। F0E0 गार्जिटर और H.C. रायचौधरी जैसे इतिहासकारों ने पुराणों में वर्णित विभिन्न राजवंशों की वंशावलियों के आधार पर इतिहास लिखने की कोशिश की है। यूनानी इतिहासकार मैगस्थनीज ने उन 153 राजाओं की सूची के अस्तित्व में होने की पुष्टि की है, जो तब तक बीते 6053 वर्षों में हुए थे। कल्हण की राजतरंगिणी को पहली वास्तविक ऐतिहासिक पुस्तक माना जाता है। इसमें 12वीं शताब्दी तक उत्तर भारत का राजनीतिक इतिहास वर्णित है। कल्हण के विवरण से पता चलता है कि प्राचीन भारतीय विलुप्त तथा विस्मृत इतिहास को पुनर्जीवित करने की कुछ आधुनिक विधियों से भी परिचित थे। वह लिखता है, वही गुणवान कवि प्रशंसा का अधिकारी है जो रागद्वेष से मुक्त होकर एकमात्र तथ्यों के निरूपण में ही अपनी भाषा का प्रयोग करता है। वह हमें बताता है कि इतिहासकार का धर्म मात्र ज्ञात घटनाओं में नई घटनाओं को जोड़ना नहीं होता, अपितु सच्चा इतिहासकार प्राचीन अभिलेखों तथा सिक्कों का अध्ययन करके विलुप्त शासकों तथा उनकी विजयों की पुनर्बोझ करता है। कल्हण का यह कथन भारतीयों में इतिहास बुद्धि का सबल प्रमाण प्रस्तुत करता है। 7वीं सदी के चीनी यात्री ह्वेनसांग ने लिखा है कि भारत के प्रत्येक प्रांत में घटनाओं का वर्णन लिखने के लिए कर्मचारी नियुक्त किए गए थे। प्रारंभिक विदेशी प्राचीन भारत का इतिहास लिखने में सबसे पहला प्रयास यूनानी लेखकों द्वारा किया गया। इनमें सर्वाधिक उल्लेखनीय हेरोडोट्स, नियाकस, मैगस्थनीज, प्लूटार्क, एरियन, स्ट्रैबो, प्लिनी और टालमी हैं। लेकिन मैगस्थनीज को छोड़कर इन सभी ने भारतीय इतिहास में सही अर्थों में केवल सीमांतिक रूप से स्पर्श किया है। उनका सरोकार अधिकांशतः भारत के उत्तर पश्चिम भागों और प्रधानतः उन क्षेत्रों से ही रहा जो फारस और यूनान के क्षत्रकों के राज्यों के भाग थे अथवा जहां सिकंदर का अभियान हुआ था। मैगस्थनीज ने अपनी इंडिका नामक पुस्तक में विस्तारपूर्वक लिखा है, लेकिन यह पुस्तक आज हमें उपलब्ध नहीं है, अपितु इसके अंश डायोडोरस, स्ट्रैबो और एरियन के लेखों में शामिल अनेक उद्धरणों में मिलता है। इतिहास लेखन का दूसरा महत्वपूर्ण चरण अलबरूनी से शुरू होता है, जिसका जन्म 973 ईशून्य में मध्य एशिया में खीवा में हुआ और जिसकी मृत्यु 1048 ईशून्य में गजनी में हुई थी। अलबरूनी ने संस्कृत भाषा का अध्ययन किया और भारतीय स्रोतों का सही ज्ञान प्राप्त करने की कोशिश की। उसके अध्ययन का क्षेत्र काफी विस्तृत दर्शन, धर्म, संस्कृत और समाज से लेकर विज्ञान, साहित्य, कला और चिकित्सा तक है। उसकी पुस्तक तहकीक-ए-हिंद या किताब-उल-हिंद को काफी हद तक वस्तुपरक माना जाता है, परंतु कभी कभी वह भी अपना क्षोभ व्यक्त करते हुए कहता है कि हिंदू यह सोचते हैं कि उनके देश के जैसा अन्य कोई देश नहीं है, उनके राष्ट्र जैसा कोई राष्ट्र नहीं है, उनके राजा जैसा कोई राजा नहीं, उनके धर्म जैसा कोई धर्म नहीं है, उनके विज्ञान जैसा कोई विज्ञान नहीं है। ईसाई धर्म प्रचारक और ज्ञानोदय। ईसाई धर्म प्रचारकों ने भारत के बारे में अनेक ग्रंथों की रचना की, परंतु इनमें से अधिक रचनाओं को निष्पक्ष नहीं कहा जा सकता। भारतीय इतिहास के बारे में जानकारी प्राप्त करने में और लिखने में उनकी अधिक रुचि उसके दोष दर्शाने और अपने धर्म प्रचार संबंधी क्रियाकलापों के लिए भूमिका तैयार करने में थी। ज्ञानोदय के साथ साथ भारत के बारे में यूरोपीय इतिहास लेखन का एक अन्य दौर प्रारंभ हुआ। जॉन हालवेल, हालहेड और अलेक्जेंडर डल ने, जो सभी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से जुड़े थे, भारतीय इतिहास और संस्कृति के बारे में लिखा और प्राचीन संसार में भारतीय श्रेष्ठता सिद्ध की। उन्होंने पौराणिक सूत्रों के आधार पर मानव जाति के अति प्राचीन होने का वर्णन किया। हालवेल ने लिखा कि हिंदू ग्रंथों में ईसाई ग्रंथों में उद्घाटित सत्य से कहीं अधिक श्रेष्ठ सत्य का उद्घाटन किया गया है और उन्होंने ओल्ड टेस्टामेंट में वर्णित बाढ़ आने की समय को उससे कहीं पहले का माना है। हालवेल ने यह भी लिखा है कि मिस्रवासियों, यूनानियों और रोमनों की मिथक विद्या और सृष्टि मीमांसा ब्राह्मणों के सिद्धांतों से उधार ली गई है।
हालेड ने भी भारतीय इतिहास, धर्म, पौराणिक कथाओं आदि के विभिन्न पहलुओं की आलोचनात्मक ढंग से जांच की थी। उसने 4 युगों में विभाजित मानव इतिहास के विशाल अवधियों के बारे में चर्चा की और यह निष्कर्ष निकाला कि मानव उत्पत्ति से लेकर उसके विकास तक का इतिहास मात्र कुछ हजार वर्षों में समेटा नहीं जा सकता है। 17वीं और 18वीं शताब्दी के यूरोप में रचित साहित्य के विशाल परिमाण के आधार पर बहुत से विद्वानों और बुद्धिजीवियों ने, जिन्होंने कभी भारत देखा भी नहीं था, भारत के बारे में लिख डाला। महान बुद्धिजीवी और राजनीति विशारद वोल्टेयर ने भारत को धर्म के सबसे प्राचीन और विशुद्ध रूप की वासभूमि और विश्व की सभ्यता की शैशव स्थली माना था। उसने भारतीयों का वर्णन करते हुए कहा था कि अपने अन को बैकगैमन, पासे का खेल, शतरंज के खेल, रेखागणित के अपने प्रथम सिद्धांतों, अपनी कथा कहानियों के लिए जो हमारी अपनी बन चुकी है, हम भारतीय लोगों के ऋणी हैं। उसने आगे लिखा था कि संक्षेप में मेरी यह मान्यता है कि हमारी प्रत्येक चीज खगोल विद्या, ज्योतिष विद्या, आध्यात्म विद्या, तत्वमीमांसा आदि गंगा के तट से आधी है। फ्रांसीसी प्रकृति वैज्ञानिक और यात्री पियर दी सोन्नरेत का विश्वास था कि सारा ज्ञान भारत से आया है, जिसे वह सभ्यताओं की जन्मभूमि मानता था। 1807 में प्रसिद्ध दार्शनिक शेलिंग ने लिखा था कि वास्तव में यूरोप एक दूठ अनुपजाऊ तने के अलावा और क्या है, जो अपनी हर बीज के लिए प्राच्य पैबंदों का ऋणी है। प्रख्यात दार्शनिक इमैनुअल कांट ने भी प्राचीन भारतीय संस्कृति और सभ्यता की महानता को स्वीकार किया था। उन्होंने लिखा था कि उनके धर्म में एक महान विशुद्धता थी, उसमें हमें देवत्व की विशुद्ध संकल्पना के चिन्ह मिल सकते हैं जो हमें कहीं अन्यत्र आसानी से प्राप्त नहीं हो सकते। साम्राज्यवादी इतिहास लेखन। भारत में विलियम जोन्स द्वारा बंगाल में 1784 में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना के बाद भारतीय इतिहास को अपने तरीके से लिखने का प्रयास किया। उन्होंने इतिहास लेखन का उपयोग अपनी उपनिवेशीय स्वार्य साधन के हित में किया। इनमें शामिल थे विलियम जोन्स, मैक्सिमुलर, मोनिया विलियम्स, जे.एस. मिल, एफ.डब्ल्यू. हीगल आदि। 20वीं शताब्दी के इस विचारधारा के इतिहासकारों में सबसे प्रसिद्ध विंसेंट आर्थर स्मिथ 1843-1920 था, जिसने प्राचीन भारत का सबसे पहला सुनियोजित इतिहास तैयार किया जो 1904 में प्रकाशित हुआ था। प्रसिद्ध जर्मन विद्वान मैक्सिमुलर ने वेदों का अनुवाद सेक्रेड बुक्स ऑफ द ईस्ट के रूप में किया, परंतु वह ईसाई धर्म का पक्का संरक्षक था और उसे भारत में भी प्रसारित करना चाहता था। जेम्स मिल ने 1806 और 1818 के बीच की अवधि में 6 खंडों में भारत का इतिहास लिखा, जबकि वह न कभी भारत आया था और न ही उसे किसी भारतीय भाषा का ज्ञान था। इसमें उसने भारतीय इतिहास को बिना किसी तर्क और औचित्य के 3 भागों में विभाजित किया। पहला हिंदू काल, दूसरा मुस्लिम काल और तीसरा आधुनिक काल। उसने हिंदू काल की एक घटिया छवि प्रस्तुत की। जेम्स मिल के पुत्र जॉन स्टुअर्ट मिल और उसके शिष्य मैकॉले ने भारत में साम्राज्यवादी नीति और भारतीय शिक्षा के भविष्य को रूप देने में प्राचीन भारत के इस विकृत इतिहास की सहायता से बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। जेम्स मिल के पद चिन्हों पर चलते हुए भारत में ब्रिटेन सरकार की सेवा में नियुक्त बी.ए. स्मिथ नामक एक आई.सी.एस. अधिकारी ने 1904 में अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया, भारत का प्राचीन इतिहास नामक एक पाठ्य पुस्तक तैयार की। सिविल सेवा के वफादार सदस्य के रूप में उसने भारत में विदेशियों की भूमिका पर बल दिया। उसकी पुस्तक में लगभग 1/3 भाग सिकंदर के आक्रमण के बारे में था। स्मिथ का जातीय अहंकार तब स्पष्ट हो जाता है जब वह लिखता है कि हिमालय से लेकर समुद्र तक सिकंदर के विजय अभियानों से एशिया की सबसे बड़ी सेनाओं की अंतर्निहित दुर्बलताएं उजागर हो गई, जब उनका सामना यूरोपीय कौशल और अनुशासन से हुआ। साम्राज्यवादी इतिहासकारों के समूचे दृष्टिकोण को इतिहासकार आर.एस.
शर्मा ने बहुत बढ़िया ढंग से सारांश रूप में प्रस्तुत करते हुए लिखा है कि ब्रिटिश इतिहासकारों ने भारत के इतिहास की जो व्याख्या की है उसका उद्देश्य था भारत के चरित्र और उसके उपलब्धियों को नीचा दिखाना और विदेशी शासन को न्यायोचित ठहराना। लेकिन इन इतिहासकारों द्वारा प्रतिपादित सामान्य निष्कर्ष या तो मिथ्या है अथवा अतिशयोक्तिपूर्ण है। वे ब्रिटिश तानाशाही को कायम रखने के लिए अच्छी प्रचार सामग्री का काम दे सकते थे। ऐसे सभी निष्कर्षों का वास्तविक मंतव्य यह दिखाना था कि भारतीय अपना शासन स्वयं करने में असमर्थ हैं। राष्ट्रवादियों का दृष्टिकोण। 19वीं शताब्दी का सुशिक्षित भारतीय बुद्धिजीवी वर्ग प्राचीन भारतीय इतिहास के इन निध्या विकृतियों को देखकर घबरा गया। 19वीं शताब्दी के अंतिम वर्षों में राजेंद्र लाल मित्र, आर जी भंडाकर और बी के रजवाहे जैसे कुछ विद्वानों ने प्राचीन भारतीय इतिहास को भारतीय दृष्टि से देखने का प्रयत्न किया। लेकिन इतिहास के साम्राज्यवादी संस्करण को वास्तविक चुनौती 20वीं शताब्दी के पहले 25 वर्षों में मिली। इस काल के सर्वाधिक उल्लेखनीय इतिहासकार डी आर मंडाकर, एच सी रायचौधरी, आर सी मजूमदार, पी वी काणे, ए एस अल्तेकर, के पी जायसवाल, के एल नीलकंठ शास्त्री, टी वी महालिंगम, एच सी राय और आर के मुखर्जी, डी आर भंडाकर 1875 से 1950 ने पुरालेखों और सिक्कों के साक्ष्य के आधार पर प्राचीन भारत के इतिहास का पुनर्निर्माण किया। अशोक और प्राचीन राज्य व्यवस्था के बारे में उनकी पुस्तकों से उन अनेक भ्रांतियों का निवारण करने में सहायता मिली जो साम्राज्यवादी इतिहासकारों द्वारा उत्पन्न की गई थी। राजनीतिक विचारों और संस्थाओं के क्षेत्रों में साम्राज्यवादी विचारधारा को सबसे बड़ी चोट के पी जायसवाल 1881-1937 द्वारा पहुंचाई गई। 1924 में प्रकाशित अपनी पुस्तक हिंदू पॉलिटी में जायसवाल ने इस भ्रांति को प्रभावशाली ढंग से धराशायी कर दिया कि भारतीयों के कोई राजनीतिक विचार नहीं थे और उनकी कोई राजनीतिक संस्थाएं नहीं थीं। एच सी रायचौधरी 1892-1957 ने अपनी पुस्तक पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ एंशिएंट इंडिया में महाभारत के युद्ध के समय से लेकर गुप्त साम्राज्य के समय तक के प्राचीन भारत के इतिहास का पुनर्निर्माण किया और बी ए स्मिथ द्वारा उत्पन्न किए गए भ्रम के बादलों को लगभग पूरी तरह साफ कर दिया। भारतीय इतिहासकारों में आर सी मजूमदार को सबसे वरिष्ठ समझा जाता है। उन्होंने प्राचीन भारत से स्वतंत्रता संग्राम तक के इतिहास के बारे में कई पुस्तकें लिखी है। उनके प्रधान संपादकत्व में 11 खंडों में प्रकाशित हिस्ट्री एंड कल्चर ऑफ द इंडियन पीपल एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। इस अनेक खंडों वाली पुस्तकमाला में भारत के प्रागैतिहासिक काल से 1947 में भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति के समय तक के भारतीय इतिहास और भारतीय सभ्यता का निरूपण एवं विवेचन किया गया है। नीलकंठ शास्त्री 1892-1975 ने दक्षिण भारत के इतिहास को समझने में भारी योगदान दिया है। उन्होंने ए हिस्ट्री ऑफ एंशिएंट इंडिया और ए हिस्ट्री ऑफ साउथ इंडिया जैसी प्रसिद्ध पुस्तकें लिखी। इसी प्रकार आर के मुखर्जी 1886-1964 ने हिंदू सिविलाइजेशन, चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक और फंडामेंटल यूनिटी ऑफ इंडिया जैसी उत्कृष्ट पुस्तकें लिखी। पी वी काणे 1880-1972 संस्कृत के एक महान विद्वान थे। उनकी महान कृति हिस्ट्री ऑफ धर्मशास्त्र, जिसके 5 खंड और 6000 से अधिक पृष्ठ हैं, सामाजिक, धार्मिक और राजनीतिक नियमों, कानूनों और प्रथाओं का एक विश्वकोश है। इन महान विद्वानों के योगदानों से ईसाई धर्म प्रचारकों और साम्राज्यवादी इतिहासकारों द्वारा फैलाई गई धुंध को साफ करने में सफलता मिली। इतिहास की मार्क्सवादी विचारधारा। इतिहास लेखन के मार्क्सवादी विचारधारा पिछली शताब्दी में इतिहास लेखन की सर्वाधिक प्रभावशाली विचारधारा थी। मार्क्सवादी इतिहास के सार्वभौम नियमों और चरणों में विश्वास करते हैं
उनका मानना है कि सभी समाज इतिहास के कम से कम 5 चरणों में से गुजरते हैं: आदिम साम्यवाद, तास्ता, सामंतवाद एवं पूंजीवाद, साम्यवाद। ये चरण कार्ल मार्क्स और एफ एंजल्स ने परिभाषित किए थे, जो साम्यवाद के प्रतिपादक थे। मार्क्स को भारत के बारे में सही जानकारी थी और वह जातीय पूर्वाग्रहों से ग्रसित था। वह भारत को ब्रिटेन द्वारा दास बनाए जाने का समर्थक था और उसने भारत को एक बिना इतिहास डाला पिछड़ा और असभ्य देश कहकर उसकी उपेक्षा की। उसने 1853 में लिखा कि इस प्रकार भारत पराजित होने से नहीं बच सकता था और भारत का संपूर्ण पिछला इतिहास यदि कुछ है तो उन उत्तरोत्तर पराजयों का इतिहास है जो उसने झेली हैं। भारतीय समाज का कोई इतिहास नहीं है। स्वतंत्रता के बाद भारत में इतिहास लेखन की मार्क्सवादी विचारधारा एक सर्वाधिक प्रभावशाली और प्रमुख विचारधारा बन गई। मार्क्स की योजना का अनुसरण करते हुए भारत का इतिहास फिर से लिखा जाने लगा। परिणामतः आदिम साम्यवाद, दास्ता, सामंतवाद और पूंजीवाद को भारतीय इतिहास पर लागू किया जाने लगा। साम्राज्यवादी विचारधारा की भांति इस विचारधारा को भी भारतीय सभ्यता में कोई अच्छी चीज दिखाई नहीं देती। मार्क्स की तरह उनका विचार है कि भारतीय साहित्य में जो कुछ भी अच्छा है वह विजेताओं का योगदान है और इसीलिए इस विचारधारा के अनुसार कुषाण काल भारतीय इतिहास का स्वर्णिम काल है, सातवाहन अथवा गुप्त काल नहीं। गुप्तवंश के समय से 12वीं शताब्दी ईशून्य में मुसलमानों की विजय तक के काल को सामंतवाद का युग अर्थात अंध युग कहा गया, जिसमें हर चीज का पतन हो गया था। लेकिन तथ्य तो यह है कि राजनीतिक उथल पुथल के बावजूद इस तथाकथित अंध युग में साहित्य, विज्ञान, कला, स्थापत्य, अर्थव्यवस्था आदि के क्षेत्रों में चहुमुखी विकास हुआ था। भारतीय मार्क्सवादी इतिहासकार सभी सामाजिक और धार्मिक विचारों, रीति रिवाजों और संस्थाओं की आर्थिक व्याख्या करने पर जोर देते हैं। चूंकि उन्हें धर्म और आध्यात्मिकता से चिढ़ है, इसलिए साधु संतों और ऋषि महात्माओं के प्रति उनकी अनादर की भावना स्पष्ट दिखाई देती है। डी कौशाम्बी को मार्क्सवादी इतिहास की विचारधारा का अग्रदूत माना जा सकता है। आर चानना, आर.एस. शर्मा, रोमिला थापर, इरफान हबीब, विपिन चंद्र और सतीश चंद्र भारत के कुछ प्रमुख मार्क्सवादी इतिहासकार हैं। सोवियत संघ के विघटन के बाद मार्क्सवादी इतिहास लेखन अपनी चमक दमक खो बैठा है। बहुविषयक दृष्टिकोण। पिछले 10 वर्षों में पुरातत्व विज्ञान, जीवाश्म विज्ञान, मानव विज्ञान, खगोल विज्ञान और अंतरिक्ष अनुसंधान जैसे विभिन्न विषय क्षेत्रों से विशाल मात्रा में आधारभूत जानकारी प्राप्त होने से प्राचीन भारतीय इतिहास के अध्ययन में एक नई रुचि उत्पन्न हुई है। बहुत से विद्वानों ने पुराने सांचे की जंजीरों को तोड़ दिया है और वे विभिन्न विषयों से प्राप्त जानकारी के प्रकाश में प्राचीन भारतीय इतिहास का अवलोकन कर रहे हैं। इसे बहुविषयक दृष्टिकोण कहा जाता है। प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत। प्राचीन भारतीय इतिहास का पुनर्निर्माण विभिन्न स्रोतों के आधार पर किया जाता है। मुख्य रूप से इन स्रोतों को 2 श्रेणियों में वर्गीकृत किया जा सकता है: साहित्यिक और पुरातात्विक स्रोत। साहित्यिक स्रोतों में वैदिक, संस्कृत, पाली, प्राकृत और अन्य साहित्य को तथा इसके अलावा विदेशियों द्वारा लिखे गए वृत्तांतों को शामिल किया जा सकता है। पुरातत्व के अंतर्गत पुरालेखों, सिक्कों, स्थापत्य अवशेषों, पुरातत्वीय अन्वेषणों एवं उत्खननों को शामिल किया जाता है। साहित्यिक स्रोत। प्राचीन भारतीय साहित्यों की विश्वसनीयता से बहुत वाद विवाद रहा है। यह मत प्रकट किया जाता है कि अधिकांश भारतीय साहित्य का स्वरूप धार्मिक है और भारतीयों द्वारा पुराणों और महाकाव्यों जैसे जिस साहित्य होने का दावा किया जाता है उनमें घटनाओं और राजाओं की कोई निश्चित तिथियां नहीं दी गई हैं। बहुत से उत्कीर्ण लेखों, सिक्कों और स्थानीय वृत्तांतों से इतिहास लेखन के कुछ प्रयत्नों का संकेत अवश्य मिलता है। पुराणों और महाकाव्यों में इतिहास के प्रारंभिक तथ्य सुरक्षित हैं। हमें राजाओं की वंशावलियों और उपलब्धियों की जानकारी मिलती है, लेकिन कालक्रम के अनुसार उनका विन्यास करना कठिन है।
वैदिक साहित्य में मुख्यतः 4 वेद ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद आते हैं। इनकी भाषा को वैदिक भाषा कहा जाता है। वेदों में राजनीतिक इतिहास का कुछ खास उल्लेख नहीं है, लेकिन उनसे हमें वैदिक काल की संस्कृति और सभ्यता की विश्वसनीय जानकारी मिलती है। वेदों को ठीक ढंग से समझने के लिए वेदांगों की रचना की गई। इनकी संख्या 6 है। ये है शिक्षा, स्वर विज्ञान, कल्प, कर्मकांड, व्याकरण, निरुक्त, व्युत्पत्ति विज्ञान, छंद और ज्योतिष, खगोल विज्ञान। संस्कृत के महान व्याकरण पाणिनि के अष्टाध्यायी में कुल 8 अध्याय है। सूत्रों में लिखने की यह उत्कृष्ट कला चरम परिणति है, जिसमें प्रत्येक